कैंपस में ये भेदभाव डेली स्तर पे है। आप ये देखिए, ये कोर्ट पे दबाव सड़कों से बनाया गया है और वो दबाव जातिवादी संगठन और ब्राह्मणवादी संगठनों के द्वारा बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया, जो नए यूजीसी रेगुलेशंस लाए गए थे, उसको सिर्फ हमें कोर्ट की कार्रवाई के तौर पे नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि वो स्टे कोर्ट से आया। हम ये देखते हैं कि जब से ही ये रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन आया था, देश भर में अलग अलग जातिवादी संगठन, ब्राह्मणवादी संगठन सड़कों पे थे इस रेगुलेशंस के विरोध में। और ये जो दबाव बना, साफ साफ अगर आप कल के प्रोसीडिंग्स को पढ़ेंगे भी, कल के बहस को पढ़ेंगे, तो साफ साफ दिखता है कि जज किसी तरह के दबाव में है। जो यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में जो लोग दलील करने पहुंचे थे, उनकी दलील सुनी भी नहीं जाती है और इस पे स्टे लगा दिया जाता है। तो ये हम साफ साफ मानते हैं कि ये कोर्ट पे दबाव सड़कों से बनाया गया है और वो दबाव जातिवादी संगठन और ब्राह्मणवादी संगठनों के द्वारा बनाया गया है। और अगर हम ये देखें कि नई यूजीसी गाइडलाइंस जो है वो किस चीज के लिए आए थे, जो कैंपस स्पेसेस में जाति के आधार पे या किसी भी आधार पे, धर्म के आधार पे, आपके क्षेत्र के आधार पे आपके साथ जो भेदभाव होता है उसको कैसे डील किया जाए, उसका खात्मा कैसे किया जाए, ये यूजीसी रेगुलेशंस उस चीज के लिए लेके आए गए थे। और साथ साथ ये भी बोल देना जरूरी है कि ये अभी के सरकार का उपकार नहीं है। SC ST OBC या जो भी ऐसा तबका जो भेदभाव झेलता है कैंपस में, इसका एक इतिहास रहा है, इसका आंदोलन का इतिहास रहा है। साथ ही रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर से जो आंदोलन शुरू होता है, पायल तन्वी जैसे हमारे साथियों के इंस्टीट्यूशनल मर्डर से जो आंदोलन शुरू होता है, उस आंदोलन जो सड़कों पे होता है, देश भर में होता है, उस आंदोलन के डिमांड के हिसाब से रोहित एक्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि देश में स्वर्ण के खिलाफ या जर्नल के खिलाफ जो सरकारी कानून लेके आई है वो गलत है। आज कहीं भी ऐसी घटनाएं नहीं हो रही। जैसे आपने अभी देखा कि पत्रकार सवाल पूछ रही थी कि आप यूनिवर्सिटी के बाहर ये क्यों नहीं लिखते कि आतंकवाद मुक्त भारत होना चाहिए, हमेशा यूँ कहते हो ब्राह्मणवाद खत्म करो। हम आज भी जातिवाद की बात इसलिए करते हैं, दोनों जगह की बात करते हैं, कैंपस स्पेसेस के अंदर और समाज के बाहर। मुझे लगता है कि समाज में अगर हमें जातिवाद को देखना है तो रोज सुबह एक अखबार उठा लेना चाहिए, उसमें लोकल न्यूज को देख लेना चाहिए। अब हर महीने ही आपको कईयों केस ऐसे मिल जाएंगे कि किसी को मूंछ रखने के कारण उसके साथ भेदभाव किया गया, उसको मारपीट किया गया। कोई दलित इंसान घोड़ी चढ़ जा रहा है तो उसके साथ मारपीट किया जा रहा है। और तमाम ऐसे केसेस है कि हम देखते हैं, हाथरस के केस हो, ऊना में हम देखते हैं कि ऊना में 4 दलित युवाओं को नग्न करके उनको चमड़े के बेल्ट से मारा जाता है, इस आरोप में कि वो गौ तस्करी कर रहे थे। तो मतलब फहरिस्त है इन तरह के घटनाओं की, हर महीने हर हफ्ते ही ये कोई नया घटना आ जाता है। तो जो लोग ये ऐसा बोलते हैं उनको ये देखना चाहिए। अगर हम बात करें कैंपस स्पेसेस की, यूनिवर्सिटी स्पेसेस की, इस देश में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें अगर हम देखें कि प्रोफेसर्स किस जाति से आते हैं, इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 90% से अधिक प्रोफेसर्स सवर्ण जाति से आते हैं। आज भी जो सवर्ण जाति देश में लगभग 10% 12% है, उसका हिस्सा प्रोफेसर्स में 90% से अधिक है। ये देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें VCs लगभग 90% से ज्यादा सवर्ण से है। बड़े बड़े अधिकारी जो यूनिवर्सिटीज में है वो सवर्ण जाति से आते हैं। तो जातिवाद तो यहाँ है, जातिवाद तो सिर्फ आपके साथ जो डायरेक्ट भेदभाव हो रहा है वो नहीं है, जातिवाद तो स्ट्रक्चरल भी होता है। आरक्षण का भी डर है, आरक्षण भी खत्म हो सकता है अगर ये। बेशक अगर हम ये देखें कि आरक्षण पे किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं इस देश में, आरक्षण पे अगर जो सबसे बड़ा हमला जो मोदी सरकार कर रही है, जो कांग्रेस सरकार भी करते आई थी, अगर आरक्षण पे कोई अगर सबसे बड़ा हमला है तो उस देश में प्राइवेटाइजेशन है। आप सरकारी नौकरियों को खत्म करके प्राइवेट नौकरी अगर ले आओगे तो प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण नहीं होता है। सरकारी संस्थानों को आप कमजोर करके, बंद करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जब बढ़ावा दोगे तो वहां पे आरक्षण आपको नहीं मिलता है। वो एक हमला है, हम ये देखते हैं। और खासकर EWS को जब हम अगर देखें तो EWS के भी रिजर्वेशन को जो लाया जाता है उसका कोई आधार नहीं है। इस देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण की परिकल्पना कर रहे थे SC ST समाज के लिए, तो वो साफ ये कहते हैं कि सामाजिक आधार पे
जो ऐतिहासिक तौर पे पिछड़े लोग रहे हैं, जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, वो आधार आरक्षण का ये होना चाहिए कि समाज में पिछड़े हैं। जब ओबीसीज को भी आरक्षण 1990 में दिया गया मंडल कमीशन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पे, तो आधार वही था, सामाजिक तौर पे पिछड़े लोगों को। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण लेके आया जाता है वो आर्थिक लेके आया जाता है। आप भी स्टूडेंट रहे हैं, क्या आपने कभी कैंपस में देखा है कि आपके साथ ये सब भेदभाव होता होगा? ये कैंपस में ये भेदभाव डेली स्तर पे है। आप ये देखिए, हम जिस कैंपस में रहते हैं, जेएनयू के बारे में कहा जाता है कि बहुत एक प्रगतिशील माहौल रहता है जेएनयू में, लेकिन जेएनयू में भी इस तरह की घटनाएं आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जब जेएनयू में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, एबीवीपी के छात्रों ने साफ साफ जातिवादी नारे लगाए वहां पे। जो ऐसे छात्र रिप्रेजेंटेटिव्स जो दलित समाज से आते हैं, उनको बोला गया साफ साफ कि ये मंडल वाला है, ये लोग आरक्षण से आया है, इनकी बौद्धिक क्षमता हमारे से कम है, इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है कि हमसे ये किया जाए। तो ये जातिवाद के ही अलग अलग तरह के फॉर्म है। इसमें जो इसके सबसे आगे जो जातिवादी संगठन एबीवीपी जैसे वो आगे रहते हैं, उनके छात्र नेता आगे रहते हैं। तो जातिवाद अभी इस देश में दूर होने से बहुत दूर है। मुझे लगता है कि तमाम तरह के, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा जाति के खिलाफ जो हमारी लड़ाई होगी वो सड़कों पे होगी। सड़कों के साथ साथ संसद के अंदर और कानून में, कोर्ट रूम के अंदर भी ये लड़ाई जारी रहेगी। यही बोल के मैं